मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक जो लेके आए हैं जो प्लेनर मशीन से रिलेटेड है। फ्रेंड, तो हमने लास्ट की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्लेनर मशीन के पार्ट्स तक हमने कवर कर लिए थे। प्लेनर मशीन के जितने पार्ट्स होते हैं मैंने सबके बारे में आपको बताया था। तो चलिए फ्रेंड, जितने जो आगे के अब हमारे जो पार्ट्स बच गए हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए प्लेनर मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको जहाँ तक बताया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड, जो सबसे पहला आज का हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा टूल हेड। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका ये बना हुआ ये है आपका टूल हेड। ठीक है, ये आपको डायग्राम देते हैं टूल हेड का। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पढ़ के बताऊंगा। इसके जो टूल हेड भी एक हमारा काफी बड़ा पार्ट होता है प्लेनर मशीन में। तो मैं उसके बारे में आपको इसके जो उसके सब पार्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टूल हेड में कौन कौन से पार्ट होते हैं और हर पार्ट का कैसे कैसे वर्क होता है, मैं उनको भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड देखिए, प्लेनर का टूल हेड शेपर टूल हेड के समान होता है। मतलब कि जो प्लेनर और शेपर के जो टूल हेड होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, टूल हेड के महत्वपूर्ण पार्ट्स निम्नलिखित होते हैं। मतलब जो टूल हेड के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। मतलब काफी अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पार्ट आ गया वो आ गया हमारा सैडल। ठीक है फ्रेंड, तो सैडल जो आपने पहले भी पढ़ा होगा वो आपका शेपर मशीन में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है, मिलिंग मशीन में भी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आ गया वो आ गया हमारा सिविल बेस। सिविल बेस मतलब फ्रेंड, सिविल बेस ये हो गया आपका कि जिसमें आपका मतलब सिविल बेस में बता दूं आपको, जो इसका टूल हेड होता है उसको टिल्ट करने के लिए, किसी भी एंगल में सेट करने के लिए जो ग्रेजुएशन बनी होती है, वो जो पार्ट जिस पार्ट से अटैच होता है उसको सिविल बेस बोलते हैं। और उसी से ही आप उसी में एक पिन लगी होती है, उसी को हम लूज करके अपनी इच्छा के अनुसार उसको एंगल में सेट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड आ गया आपका वर्टिकल स्लाइड। तो देखिए फ्रेंड, वर्टिकल स्लाइड क्या चीज है, देखिए मैं यहाँ पे ये बताता हूँ आपको। ये वाली आप देखिए, इस ये देखिए, ये है वर्टिकल स्लाइड। ये चीज है वर्टिकल स्लाइड। ठीक है, और ये ही जो चीज होती है, ये चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, ये वाली देखिए, इस डायग्राम में बता दूं, ये है वर्टिकल स्लाइड। देखिए मैं इसका सिर्फ VS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वर्टिकल स्लाइड। देखिए यही जो पार्ट है यही अप एंड डाउन स्लाइड करता है, तो इसीलिए हम इसको वर्टिकल स्लाइड बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है वर्टिकली अप एंड डाउन स्लाइड करता है, तो इसीलिए हम इसको वर्टिकल स्लाइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये वर्टिकल स्लाइड हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका एप्रन। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गया आपका एप्रन, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज, ये देखिए ये एप्रन हो गया। देखिए ये वाला पूरा एप्रन। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका एप्रन। ठीक है, नेक्स्ट और ये देखिए, एप्रन को क्लैम करने के लिए, एप्रन को आप अपनी इच्छा के अनुसार भी सेट कर सकते हैं। तो एप्रन को आप क्लैम करने के लिए बोल्ट लगाया जाता है वहां पर। ठीक है, उस बोल्ट के द्वारा आप एप्रन को लूज भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्लैपर बॉक्स। देखिए क्लैपर बॉक्स ये रहा। ठीक है, इसमें क्लैपर बॉक्स ये रहा। ठीक है, क्लैपर बॉक्स का कार्य जो होता है वो रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा जो टूल है ये हमारी जॉब है। ठीक है, ये जॉब है। ठीक है, इस जॉब को काटने के बाद जब ये रिटर्न आएगा तो जॉब से थोड़ा टकराता हुआ आएगा। तो वही जब वो टकराएगा, इसको प्रेशर लगेगा तो ये यहाँ से थोड़ा सा अप हो जाएगा, ये थोड़ा आगे का हो जाएगा। जब ये थोड़ा आगे का होगा तो क्लैपर बॉक्स भी में हल्का सा गैप आ जाएगा, इसके और इसके बीच में थोड़ा, ये जो अभी मिला हुआ है ना, जब ये रिटर्न स्टॉक में आएगा तो यहाँ पर गैप आया था थोड़ा सा, और जो क्लैपर बॉक्स होता है वो थोड़ा टूल को उठा देता है। बस यही कार्य होता है क्लैपर बॉक्स का। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया आपका क्लैपर ब्लॉक। ठीक है, क्लैपर बॉक्स नहीं है, ये क्लैपर ब्लॉक है। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्लैपर ब्लॉक ये हो गया, इसमें आपका ये वाला हो गया क्लैपर ब्लॉक। ठीक है, जहां पर टूल लगा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्लैपर ब्लॉक, देखिए क्लैपर ब्लॉक ये ठीक जस्ट क्लैपर बॉक्स के आगे होता है। इसमें आप यहां देख सकते हैं, इसमें आपको मैं यहां बता देता हूं, यहां देखिए यहां पर। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका क्लैपर ब्लॉक हो गया। ठीक है, टूल पोस्ट 7 जो पार्ट आ गया वो आपका आ गया टूल पोस्ट। ये रहा टूल पोस्ट, ये पूरा टूल पोस्ट है। ये जो है ये टूल है, ये टूल है, ये जो इसमें लगा रखा है ये है आपका टूल पोस्ट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से और समझ आ जाए। ठीक है, पीछे के पार्ट तो आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं इनको और करता हूँ। ठीक है, ये है टूल पोस्ट। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो स्क्रू है इसको लूज करने के बाद हम इसको इसमें टूल लगा के इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टूल इसमें क्लैंप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो 7 पार्ट हमारा टूल पोस्ट। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डाउन फीड स्क्रू। ठीक है, तो डाउन फीड स्क्रू फ्रेंड ये हो गया हमारा, ये रहा देखिए डाउन फीड हैंडल। देखिए ये रहा, इसमें ये रहा। ठीक है, डाउन फीड स्क्रू माइक्रोमीटर डायल, मतलब इसमें जो डाउन फीड स्क्रू मतलब जो हमारा टूल होता है, जैसे इसके ऊपर हमारी ये व्हील लगा होता है या फिर कोई स्क्रू लगा होता है, तो जब हम टूल को फीड देते हैं तो इस पे ग्रेजुएशन भी बनी होती है। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे हमको अगर 0.5 mm का कट देना है, 1 mm का कट देना, 2 mm का कट देना, तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको लूज करके हम इसमें टूल को फीड दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका एप्रन क्लैम्प। तो मैंने एप्रन क्लैम्प बताया आपको, ये रहा एप्रन क्लैंपिंग बोल्ट, इसके द्वारा एप्रन को क्लैम्प किया जाता है। ठीक है, और अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको निकाल भी सकते हैं, इसको लूज भी कर सकते हैं, इसको टाइट भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें बोल्ट दिया होता है जिससे हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको समायोजित कर सके, एडजस्ट कर सकें। ठीक है, ये आ गया एप्रन स्विvel पिन। डिफरेंट देखिए ये रही एप्रन स्विvel पिन, ये वाली पिन है कि मतलब हम एप्रन को भी स्विvel कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, किसी भी पोजीशन में उसको स्विvel कर सकते हैं।
ठीक है। ये एप्रन सिविल पिन होती है, मतलब इस पिन को लूज और टाइट करके हम जो हमारा जो एप्रन होता है उसको हम किसी भी अपनी जो डायरेक्शन होता है उसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में अपने इच्छा के अनुसार उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। टूल की क्रॉस और डाउन फिट के लिए मैकेनिज्म, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक वार्सर लगा होता है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये एक वार्सर भी होता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए एंगुलर ग्रेजुएशन, ये एंगुलर ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो कि सिविल बेस जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिविल बेस, ठीक है। ये ग्रेजुएशन बनी है, इसको हम इसी ग्रेजुएशन के द्वारा हम अपने, ये देखिए यहाँ पे ये पिन है, ये इसका बोल्ट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इसी बोल्ट को हम लूज करके हम अपना जो इसका जो टूल हेड होता है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उसको सेट करने के बाद हम इस टूल को टाइट करते हैं। आपने यही चीज देखी होगी कि मिलिंग मशीन में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, जो हमारा पूरा हेड होता है ऊपर का जो वर्टिकल मिलिंग मशीन में, उसको हम उसमें ग्रेजुएशन बनी होती है, उसके जो आर्म होता है उसके पे ग्रेजुएशन बनने के जो जहां पर ग्रेजुएशन बनी थी वहां पर एक बोल्ट भी लगा होता है, और इसी बोल्ट को हम लूज करके उसको एंगल में सेट कर सकते हैं। तो बस सेम टू सेम इसमें भी प्रोसेस ऐसा ही है, इसके टूल हेड में भी। तो हम इसके जो बोल्ट होता है उसको लूज करके अपनी इच्छा के अनुसार एंगल में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें टूल को क्रॉस और डाउन फिट करने के लिए भी मैकेनिज्म लगाया जाता है, जो कि इसके अंदर ही फिट होता है, ठीक है। देखिए ये है डाउन फिट स्क्रू, मतलब यही स्क्रू है, इसको जब हम व्हील को जब रोटेट कराएंगे तो ये भी रोटेट होगा, तो इसी के अनुसार हमारा जो टूल है वो डाउन जाना स्टार्ट होगा। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टूल हमारा अप में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बनी है आपकी माइक्रोमीटर डायल, माइक्रोमीटर डायल मतलब माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन बनी होती है इस पर, जो मतलब इसी की सहायता से हमारा जो टूल होता है उसको हम फीड देते हैं, कि हमें पता लगता है कि हमें कितनी फीड देनी है, जैसे 0.2 mm, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, जितनी भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लैपर ब्लॉक हो गया पूरा, जिसके ऊपर पूरा ये टूल पोस्ट लगा होता है, क्लैपर ब्लॉक पे लगा होता है, ठीक है। ये आपका क्लैपर, ये इसका ये पार्ट हो गया, ये क्लैपर बॉक्स हो गया, क्लैपर बॉक्स रिटर्न स्टॉक के दौरान टूल को उठाता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो डायग्राम है इसके बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा फ्रेंड। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, अगर आपको या फिर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप फ्रेंड हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको जरूर एमसीक्यू सेक्शन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गया टेबल ड्राइविंग मैकेनिज्म, मतलब कि जो हमारा टेबल जो होता है, इसमें आपको मैं बता दूं कि प्लेनर मशीन में आपका टेबल होता है वो मूवमेंट करता है, टूल जो होता है वो अपनी सेम पोजीशन पर ही रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो टेबल को ड्राइव कराने के लिए, मतलब टेबल को चलाने के लिए किस किस मैकेनिज्म का हम प्रयोग करते हैं, तो चलिए फ्रेंड मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए टेबल को चलाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न मैकेनिज्म निम्नलिखित है, मतलब कई अन्य प्रकार के मैकेनिज्म का प्रयोग हम प्लेनर के टेबल को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया आपका ओपन और क्रॉस बेल्ट, मतलब कि जो आप ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट जो ये पूरा ड्राइव है, इसके द्वारा भी आप टेबल का जो मूवमेंट होता है उसको आप दे सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा कि ये आपकी ओपन बेल्ट होगी, आपकी क्रॉस बेल्ट होगी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट में आप काफी बच्चे जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होती है वो क्रॉस में होती है, इस तरीके से होती है क्रॉस में, तो आप इसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया आपकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये जो ड्राइव है दूसरी, ये क्रॉस नहीं कर रही है, ओपनली घूम रही है फ्रीली, तो ये हो गई आपकी ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट आ गया आपका रिवर्सिबल मोटर ड्राइव। तो रिवर्सिबल मोटर जो होती है उसका जो प्रयोग भी हम टेबल के में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देने के लिए करते हैं। जो इसका टेबल होता है वो रेसिप्रोकेटिंग गति करता है, और रेसिप्रोकेटिंग गति से ही आपको क्विक रिटर्न मोशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड। और जो थर्ड आ गया आपका वो आ गया हाइड्रोलिक ड्राइव। तो हाइड्रोलिक ड्राइव मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक से आपको जो शेपर था उसको भी, इसके रैम को भी मूवमेंट देते थे। तो जब हम शेपर के रैम को मूवमेंट दे सकते हैं, शेपर के रैम को रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट दे सकते हैं, तो हम हाइड्रोलिक ड्राइव के द्वारा भी प्लेनर के टेबल को रेसिप्रोकेटिंग मोशन आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो तीन मैकेनिज्म है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव, रिवर्स मोटर ड्राइव और हाइड्रोलिक ड्राइव, इन तीनों ही ड्राइव के द्वारा हम जो प्लेनर का जो टेबल है उसको मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा, कि जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग हम कहां करते हैं और क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग हम कहां करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया फीडिंग मैकेनिज्म, मतलब जब हम प्लेनर मशीन में जब हम फीड देते हैं वो हम किस किस के द्वारा देते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं फीड देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड प्लेनर में फीड फॉरवर्ड स्टॉक के अंत में या बैकवर्ड स्टॉक के शुरू में दी जाती है। मतलब कि जो फॉरवर्ड स्टॉक जो होता है, मतलब हमारा फॉरवर्ड स्टॉक मतलब जिसमें टूल कटिंग करता है, तो फॉरवर्ड स्टॉक के अंत में मतलब जब हमारी कटिंग कर लेता है, ठीक है, उसके अंत में आप वो देते हो, फिर उसको फीड देते हैं। बैकवर्ड स्टॉक के शुरू में, यानी कि जब हमारा टूल वापस आ रहा होता है तब हम उसको बैकवर्ड स्टॉक के शुरू में उसको फीड देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यही कहना चाह रहा है कि या फिर इसको फॉरवर्ड स्टॉक के अंत में देंगे या फिर बैकवर्ड स्टॉक के शुरू में देंगे। फीड दो प्रकार की होती है, ठीक है। प्लेनर मशीन में जो हम फीड देते हैं दो प्रकार के से ही देते हैं। तो चलिए कौन कौन सी है। पहली होगी आपकी डाउन फीड, दूसरी होगी आपकी क्रॉस फीड, ठीक है। डाउन फीड आपकी ऐसे होगी, क्रॉस फीड आपकी होगी इस तरीके से, ठीक है। क्रॉस फीड मतलब आप मान सकते हैं कि हम टेबल को फीडिंग कर रहे हैं, टेबल पे जो जॉब बंदी है उसको फीड कर रहे हैं, उसके ही अनुसार आपकी टूल जो टूल होगा वो जॉब को कटिंग कर रहा है, ठीक है।
क्रॉस फीड आप इस तरीके से मान सकते हैं, जब हमारा जो जो आपके वो होता है क्रॉस रेल होती है, ठीक है, वो उस पे हमारे टूल बंदे होते हैं, तो हमें अपने टूल जो होता है हम इसको इच्छा के अनुसार अपने जो पूरी ये रोड होती है एक तरीके से क्लैपर बॉक्स की, उस पर हम सेट कर सकते हैं। तो इसको भी आप कैसे क्रॉस फीड देना, ठीक है। इस तरीके जैसे हमने जैसे आपको शेपर मशीन में देखा होगा आपने, जब जैसे हमारी कोई प्लेन सरफेस है, ये सरफेस जैसे हमारा टूल आया उसने यहाँ से कटिंग कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो अगेन यहाँ पे थोड़ी कटिंग करेगा, अगेन थोड़ा साइड में कटिंग करेगा, तो यही आपकी क्रॉस फीड होती है, ठीक है। तो ये भी हम प्लेनर मशीन में आप क्रॉस फीड भी देते हैं, ठीक है, जो कि सेम पोजीशन पे बार बार कट ना ले, क्योंकि अब जैसे हमको कोई ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको अगर आपको 2 मीटर से लंबी या 2 मीटर तक की सरफेस की फिनिशिंग करनी होता है, कौन सी मशीन का प्रयोग करोगे, तो वहाँ पे हमारा वहाँ पे हम जो आंसर आता है वो प्लेनर मिलिंग वो सॉरी प्लेनर मशीन आता है, ठीक है फ्रेंड। तो प्लेनर मशीन में 2 तरीके से फीड दे सकते हैं, डाउन फीड और क्रॉस फीड, ठीक है। टूल के मूवमेंट के द्वारा फीड दी जाती है, मतलब टूल का जो मूवमेंट होता है उसी के द्वारा ही हम फीड देते हैं, ठीक है। क्रॉस फीड तब दी जाती है जब टेबल पर बंधे हुए कार्य को हॉरिजॉन्टल सरफेस की मशीनिंग करनी होती है। मतलब कि जब हम क्रॉस फीड तभी देते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि ये हमारा कोई जॉब हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ठीक है। वर्टिकल सरफेस होगा आपका जो इस तरीके से, यानी कि आपका साइड में बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की जब आपको सरफेस फिनिशिंग करनी है, मतलब आपको इस पूरे पे आपको सरफेस फिनिशिंग करनी है ऊपर की, तब हम क्रॉस फीड देते हैं, जिससे कि अगर आपका टूल जहाँ पे कट करे तो जो अगला वो कट ले वो सेम पे ना लेके आपको थोड़ा साइड में कट ले, जो कि आपकी धीरे धीरे करके पूरी सरफेस की मशीनिंग हो, ठीक है। वहां पर हम इसका क्रॉस फीड देते हैं जब हॉरिजॉन्टल सरफेस की मशीनिंग करते हैं, ठीक है। आवश्यक क्रॉस फिट देने के लिए टेबल के प्रत्येक रिटर्न स्ट्रोक के अंत में पूर्व निर्धारित मात्रा में टूल क्रॉस रेल पर स्लाइड करता है। मैंने आपको बताया ना ये क्रॉस रेल होती है, ठीक है, इसी पर ही आपका टूल स्लाइड करता है। जब आप क्रॉस फीड देते हैं तो इसी पर ही टूल आपका स्लाइड करके देगा। अब जैसे आपने जैसे पहला जो टूल था वो यहाँ लगा दिया, ठीक है, इससे इसने कट कर दिया, तो फिर आपका टूल जो होगा वो जस्ट हल्का सा 1 mm 2 mm हल्का स्लाइड करेगा, फिर अगली जगह पे वो अपना जो कट होगा अगली जगह अगली थोड़ी सी हट के सरफेस पे कट लेगा, वो सेम सरफेस पे नहीं लेगा, ठीक है। जब वर्टिकल या एंगुलर सरफेस की मशीनिंग करनी होती है तो टूल को डाउन फीड स्क्रू घुमाकर डाउन फीड दी जाती है। मतलब जब आपको वर्टिकल मतलब आपको इस तरीके की कोई सरफेस होती है, ठीक है, या फिर आपकी एंगुलर सरफेस होती है इस तरीके की, ठीक है, जब आपको इन दोनों तरीके की कोई सरफेस करनी होती है तो आपका जो फीड का जो स्क्रू होता है उसको डाउन फीड देके तब हम इस ऑपरेशन को करते हैं, ठीक फ्रेंड। तो मैंने आपको फीडिंग मैकेनिज्म भी बता दिया आपको कि किस किस तरीके से आप प्लेनर मशीन में फीड भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करिए।